हाँ, तो देखो लास्ट लेक्चर में हम गॉस के फिफ्थ एप्लीकेशन को कर रहे हैं, ठीक है। और गॉस का फिफ्थ एप्लीकेशन बेस्ड है किस पर? हॉलो स्फेयर यानी स्फेरिकल सेल के ऊपर। यही है फिफ्थ एप्लीकेशन। गॉस का फिफ्थ एप्लीकेशन क्या कहता है कि आपको क्या लेना है, एक हॉलो स्फेयर लेना है यानी खोखला गोला या स्फेरिकल सेल, और उसको कितना चार्ज देना है, देखो प्लस का क्यू। अब मुझे बताओ, क्योंकि ये खाली है अंदर से, तो जो चार्ज आप इसको दोगे वो उसके सरफेस पे तो आएगा स्टेबल। और ये स्फेयर है, इसको सर्कल ना समझें, ये बॉल है, ये रिंग नहीं है, ये बॉल है। तो सरफेस पे जो चार्ज होगा वो पूरे 3 डायमेंशन में आएगा, आगे भी आएगा, पीछे भी आएगा, नीचे भी, हर जगह आएगा, ठीक है। तो जब इसको हमने चार्ज दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखो ये अंदर वाला देखो आप केवल, ये है स्फेरिकल सेल हमारा वही वाला, और इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया है, तो पूरे सरफेस पे क्या आ गया, इसके चार्ज आ गया। नैतिक इधर देख लो बोर्ड पे, तो पूरे सरफेस पे चार्ज आया। अब हमें करना क्या है इस आर्टिकल में, तो हमें इस स्फेरिकल सेल की वजह से, क्योंकि इस पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फिर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप उसको पढ़ोगे ना तो समझ में। तो चार्ज जब इसको हमने दिया ना, तो इसकी क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह कैलकुलेट करनी है, कितनी जगह? सबसे पहली जगह कौन सी थी, इस स्फेरिकल सेल के बाहर, क्योंकि मैंने ये पी पॉइंट लिया है यहाँ पर, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। फिर सेकंड जगह कौन सी है, इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर ही, तो सरफेस पे आ जाओ, सरफेस पे बताओ। और तीसरी जगह कौन सी है, इसके अंदर। तो 3 जगह चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो आपको बतानी है, कहां कहां? स्फेरिकल सरफेस के बाहर, सरफेस पर, और स्फेरिकल सेल जो वर्ड है और जो हॉलो स्फेयर वर्ड है वो दोनों सेम ही है, देखो। जो खोखला गोला है या और जो स्फेरिकल सेल है वो दोनों एक ही वर्ड है। लेकिन जो सॉलिड स्फेयर होता है वो हमारा अलग हो जाएगा। सॉलिड स्फेयर मतलब ठोस अंदर से, वो सॉलिड हो चुका है अंदर से, ठीक है। चलिए, तो हम स्फेरिकल सेल का कर रहे हैं, तो हमने पहले क्या किया था बताओ, पहले कहां निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एट आउटसाइड निकाली थी। अब कैसे निकाली थी, देखो दोबारा समझ लो। हमने बाहर एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को मिलाते हुए एक और स्फेयर खींच दिया, और ये जो एक और स्फेयर खींचा है ये क्या है, क्योंकि गॉस लॉ लगता है सेकंड स्टेप में, तो गॉसियन सरफेस तो खींचना पड़ेगा। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस खींचा। अब क्या पैटर्न बताया था स्टेप 1 में, जनरल मेथड से फ्लक्स, तो देखो जनरल मेथड लगाया, ठीक है। अब ये एक ही तो सरफेस है, पूरा पूरा एक ही सरफेस है। अभी सिलेंडर होता तो 3 सरफेस होते, 2 सर्कल और एक कर्व, लेकिन ये तो पूरा स्फेयर एक ही है, तो हमने एक ही बार फॉर्मूला लगाया बस, 3 बार नहीं लगाया, ठीक है। अब हमने देखा कि थीटा कितना होगा, तो थीटा के लिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए बाहर की तरफ आएगी, और इस पी पॉइंट पर जो एरिया लिया है उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, बाहर की तरफ। जब दोनों बाहर हैं तो थीटा कितना बना, और मैं इस पी पॉइंट को कहीं भी ले लूं हर जगह दोनों चीजें बाहर ही होंगी, एरिया भी बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो एंगल बन ही नहीं पा रहा, एंगल नहीं बन पा रहा, तो थीटा कितना आया, 0 आया। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आपको बताया था पहले से ही। थीटा की वैल्यू क्या रख देनी है यहाँ पे, 0। कॉस 0 कितना हो जाता है बताइए, 1, तो कॉस 0 हट जाएगा, यहाँ से बचा ईडीए। ई बाहर आ जाता है, बताइए इंटीग्रेशन से, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया डीए का। अब डीए का इंटीग्रेशन मैंने ए लिख दिया, ए मतलब क्या, इस पूरे सरफेस का एरिया। और ये सरफेस कैसा है, स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम, क्या होता है, 4 पाई, इसकी रेडियस कितनी है देखो यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप कहता है कि गॉस लॉ से फ्लक्स निकालिए, है ना। तो देखिए हमने इधर सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर दिया था, अपनी यहाँ पे क्या देखो, बाय गॉस लॉ लगा दिया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज क्यू ही तो था, तो ये आ गई कौन सी इक्वेशन। थर्ड स्टेप कहता है कि दोनों स्टेप जो आपने किए पहला दूसरा, उन दोनों में फ्लक्स निकाला है, दोनों आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड है, दोनों को इक्वल किया। यहाँ से जो ई है ये क्या है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मल्टीप्लाई वाला पूरा कहाँ चला जाएगा, ये आ गया डिवाइड में। ऊपर 1 मान के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला ब्रैकेट अलग कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ होती है, और इनटू में कौन है, क्यू है, और कौन है बताइए, आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आउटसाइड आई है। लेकिन मैंने बताया था ये अभी कंप्लीट नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इसमें बताना, सिग्मा मिसिंग है। क्योंकि जब हम चार्ज को सरफेस पे बांटते हैं तो वहां जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बोलते हैं।
सिग्मा आपके फॉर्मूले में नहीं आया, देखो कहीं आया सिग्मा, तो हमें सिग्मा लाना पड़ेगा। बताइए, कौन बताएगा? मनीषा बताइए, सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, क्यू अपॉन, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तीन तरह से चार्ज बांटा जा सकता है, या तो चार्ज लाइन पे होगा यानी वायर पे, या चार्ज सरफेस पे होगा जैसे हमारे केस में है, या चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा, यानी जब मैं सॉलिड स्फीयर लूंगा तो फिर चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा। लाइन पे चार्ज होता है तो लेमडा लगता है फॉर्मूला, सरफेस पे होता है तो सिग्मा लगता है, और वॉल्यूम में होता है तो रो लगता है। अब लाइन पे जब चार्ज होगा तो इसकी लेंथ ही तो होगी केवल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर? क्यू अपॉन में एल, क्योंकि लेंथ है केवल। अच्छा, सरफेस पे चार्ज होगा जैसे हमारे केस में था, तो सरफेस पे क्या होता है? एरिया ही तो होता है, तो फिर सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बाय ए, मतलब जिसपे भी चार्ज है उससे डिवाइड करना है आप। और जब वॉल्यूम में चार्ज होगा, अंदर होगा जब चार्ज, तो वॉल्यूम मतलब वी तो होता है, तो फिर रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन, ये सब पढ़ाया हुआ है पीछे, पहले के लेक्चर में सारा बताया हुआ। बात समझ में आ गई? तो हमारी कौन सी डेफिनेशन सही लगेगी यहाँ पे? सिग्मा वाली। चलिए, अब देखते हैं कौन बता पाएगा। यहां से मैं क्या कर रहा हूं देखना, यहां से मैं क्यू की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, किसकी? तो क्यू बराबर क्या आएगा? ये डिवाइड वाला ये कहाँ होता है? मल्टीप्लाई में चला जाता है, सिग्मा इंटू, लिख सकते हैं मेरे फॉर्मूले में जहां पे क्यू है उसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, देखो सिग्मा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? लेकिन सुन लो अभी, ये ए क्या है? एरिया। बताना सरफेस एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला 4 पाई, कौन सा आर लिखूं? स्मॉल आर लिखूं या कैपिटल आर लिखूं? बताइए, इन दोनों में से एक आर आएगा, स्मॉल आर आएगा या कैपिटल आएगा आर आएगा, ये अब आपको सोच के बताना है। जल्दी बताइए। सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, लेकिन स्मॉल आर या कैपिटल आर? देख लो स्मॉल आर कैपिटल आर है क्या, ये भी देख लो। जो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, यानी जो बड़े वाले स्फेयर का रेडियस है वो स्मॉल आर है, लेकिन जो छोटे वाले स्फेयर का रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो मैं क्या लिखूंगा अब? स्मॉल आर कैपिटल आर? कैपिटल आर। आयुष, हाँ बताओ, कैपिटल आर। बताओ क्यों आएगा कैपिटल? हमने तो यहाँ पे स्मॉल लिया था, ठीक है, और अब क्यों अंदर वाले के क्यों, अंदर वाले को क्यों ले रहे हैं? अंदर वाले को क्यों ले रहे हैं? क्या? उसका भी तो 4 पाई r² ही था बाहर वाले का। तुम क्यों चेंज हो रही है रेडियस, वही तो जानना चाहती है पब्लिक। पब्लिक का सवाल ही यही है। आप यहाँ पे स्मॉल आर ले रहे हो एरिया का फॉर्मूला, और यहाँ आप बता रहे हो कैपिटल आर, ये भेदभाव क्यों? तो बता सकता है? बताओ नंदिनी। अच्छा, यहाँ ये बताओ, यहाँ पे आएगा क्या, कैपिटल आर या स्मॉल आर? आएगा क्या, ये तो बता दो। ये भी नहीं बताओगी क्या? कैपिटल आर आएगा, लेकिन क्यों आएगा ये नहीं बता पा रहे, क्यों आएगा? मेन रेडियस क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल सही। मुझे एक बात बताओ, ये जो चार्ज की बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, ये चार्ज कौन से वाले स्फेयर पे है? छोटे वाले पे या बड़े वाले पे? जो क्यू चार्ज है हमारा वो कौन से स्फेयर पे है? छोटे वाले पे। तो छोटे वाले की तो रेडियस लोगे, सिंपल सी बात है भाई। हम चार्ज चार्ज का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो चार्ज कौन से स्फेयर पे है? छोटे वाले पे। तो इसलिए कैपिटल आ रहा है। बड़े वाले पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, वो तो गॉसियन सरफेस है। बात समझ में आ गई? तो चलिए, अब इधर देखिए आ गया, क्यू का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इंटू 4 पाई r²। इसको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे क्यू की जगह, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फॉर्मूला आ जाएगा। बताओ क्या आएगा? बताइए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस क्यू की जगह क्या लिख दूं? क्यू की जगह क्या लिख दूं? सिग्मा इंटू 4 पाई, ठीक है, डिवाइड में बताइए क्या है इसके? कुछ टर्म कैंसिल हो रही है क्या? बताइए क्या क्या कैंसिल हुआ? 4 से, पाई से, आर से आर तो नहीं होगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला क्या आया, ई नेट मेरे पास कितना आया, ऊपर सिग्मा आर स्क्वायर और नीचे एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल, ये फॉर्मूला आपको यहां तक करके आना है। अभी आपने पहला पॉइंट किया है, आपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है सिग्मा की टर्म में, ये आर की टर्म में थी, क्यू की टर्म में थी सॉरी, और ये सिग्मा की टर्म में। ठीक है, तो यहां तक करके आना है, इसको नोट करो। मतलब यहां तक तो आपका सबका नोट ही है, इसके आगे का नोट कर लो। देखो आपने, अरे इधर देखो जरा बोर्ड पे, आपने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी ना। अब सेकंड पॉइंट हमारा कहां पर है, ये पॉइंट कहां जाएगा, हमारे सरफेस पे आ जाएगा। उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं जितनी इसमें की है पूरी। मतलब आपने पूरा पैटर्न इसमें दोबारा लगाया था, आपने स्टेप 1 किया, फिर स्टेप 2 किया, फिर स्टेप 3 किया, तभी तो आई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बस एक छोटा सा चेंज करूंगा और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। करें उसको, देखो कितना आसान है। हेडिंग लिखिए आप सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए। समझ भी गए होंगे कुछ बच्चे तो क्या करने वाला हूं, नहीं समझे, चलिए नहीं समझे तो समझ जाएंगे। एट द सरफेस, एट द सरफेस, सेकंड पॉइंट लिखिए, पृष्ठ पर, बंद कर दूंगा। देखिए क्या करने वाला हूं मैं, देखो, और क्यों करने वाला हूं और क्या करने वाला हूं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो पूछ लेना। मैंने वही वाला डायग्राम फिर से बना लिया। इसको कितना चार्ज दिया गया है बताइए, क्यों, ठीक है। सर देखो, ये इसका सेंटर है मान लिया, मैं वही वाला डायग्राम बना रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। रेडियस कितनी मानी थी हमने इसके अंदर की बताइए, कैपिटल, हाँ भाई। अब बोर्ड पे देखो जरा, इधर ध्यान समझना, बस 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, सरफेस पे पूरा कुछ नहीं करना है, और ऐसे एग्जाम में करके आना। अभी मैंने पॉइंट पी पॉइंट कहाँ लिया था, आउटसाइड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, ठीक है। अच्छा ये जो पी पॉइंट था यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना था, स्मॉल आर, सही है। अब देखो कैसे हम दिमाग लगा रहे हैं, हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे तो बतानी है, तो सरफेस पे बताने के लिए, सरफेस पे बताने के लिए, सरफेस पे बताने के लिए इस पी पॉइंट को हम कहां ले आएंगे, सरफेस के ऊपर, ये ले आए सरफेस के ऊपर, ठीक है। यहां तक ठीक है बात। अगर पी पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा, तो जो स्मॉल आर डिस्टेंस था, जो पी पॉइंट का डिस्टेंस था स्मॉल आर, क्या वो स्मॉल आर अब कैपिटल आर के बराबर नहीं हो गया। जो स्मॉल आर आपने बाहर तक का डिस्टेंस लिया था, अब वो स्मॉल आर क्योंकि सरफेस पे आ गया आप पॉइंट को लेके, तो सरफेस पे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, क्योंकि सेंटर से रेडियस तो हर जगह बराबर होती है। इधर ही थोड़ी ना आर होगा, इधर भी तो आर होगा, इधर भी आर होगा, कहीं भी ले लो आप सरफेस पे पॉइंट। बात समझ में आ गई। यानी सरफेस पे क्या हो रहा है, सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू किस में बदल जा रही है, कैपिटल आर। बस ये बात समझ में आ गई नहीं आपको, जो स्मॉल आर पहले बड़ी थी, पहले बताओ स्मॉल आर क्या था, इधर देखो, पहले जो स्मॉल आर था वो ज्यादा था किससे, बताओ, स्मॉल आर पहले बड़ा ही तो था कैपिटल आर से। लेकिन सरफेस पे क्या होगा, देखो पॉइंट जब आउटसाइड होगा तो स्मॉल आर बड़ा होगा, कैपिटल आर छोटा होगा, बात समझ में आती है। लेकिन जब पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर ये बराबर हो गए तो आपने कुछ नहीं करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आए हैं, 2 फॉर्मूले हैं, एक क्यू की टर्म में और एक सिग्मा की टर्म में, उन दोनों फॉर्मूलों में स्मॉल आर की जगह क्या कर देना है, कैपिटल आर कर देना है, आंसर आ जाएगा। पूरा आर्टिकल दोबारा करने की जरूरत, कौन कौन से 2 फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं मैं, एक तो ये ब्लू वाले की बात कर रहा हूं, इसको लिखेंगे हम, एक तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताओ क्या फॉर्मूला है, हाँ बताइए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन स्मॉल आर था, लेकिन हमारा स्मॉल आर आप इसके मत करो, सरफेस के लिए कैपिटल आर स्क्वायर बन चुका है, एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट ये प्रूफ हो गया, देखो आ गया सरफेस के लिए। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या था, जो हमने सिग्मा की टर्म में लिखा था, ये याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लिया। चलिए बताइए क्या है फॉर्मूला, बताइए। E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा
डिवाइड में स्मॉल आर। लेकिन अब हमारा स्मॉल आर की जगह तो क्या आएगा, तो कैपिटल आर तो पहले से ही है। ठीक है, तो मैं इस वाले को मिटा दूं क्या, नीचे वाले को, और यहाँ क्या लिख दूं मैं, कैपिटल। लेकिन अब कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, सिग्मा बाय, इत्तेफाक से ये फॉर्मूला भी आपका पड़ा हुआ है। बताओ सुहानी, ये किसका फॉर्मूला है? आपने बहुत जोर से हाँ बोला ना, तो मुझे लगा आपको पता होगा। ये किसका फॉर्मूला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? तो फायदा नहीं हुआ तुम्हारा हाँ बोलने का। कंडक्टिंग क्या, प्लेट का हो ना, तो कंडक्टिंग प्लेट का, ये कंडक्टिंग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या? लेकिन ये तो स्फेयर है, तो अब ये मत समझ लेना कि उससे उससे इसका कुछ लेना देना है, ये इत्तेफाक से ऐसा आया है, ये इत्तेफाक हुआ इसके साथ ऐसा कि ये ऐसा आ गया। लेकिन वो प्लेट के लिए है और ये सरफेस पर है। पूछा जाएगा कि स्फेरिकल सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो वो भी वही होती है जो कंडक्टिंग प्लेट के पास होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो, हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में हमारा पॉइंट आ जाएगा स्फेयर के अंदर, है ना, तो इनसाइड, देखिए, इनसाइड, इनसाइड द सेल ऐसे लिख लो, चलो। गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर, ठीक है। अब हम इनसाइड आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बतानी है, तो कोई लगा सकता है आइडिया, क्या आइडिया हो सकता है आपका, बताइए। मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूं। कोई आइडिया लगा के बता सकता है पहले ही? इतना दूरदर्शी बच्चा है कोई हमारे पास, बताइए। दूरदर्शी मतलब जो दूर का देख देख लेता है। हाँ भाई पंडित जी, बता सकते हो आंसर, कितना आएगा अंदर, गोले के अंदर कितना आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, कोई बात नहीं, इधर देखो। अभी हमारा पी पॉइंट आउटसाइड था, पहले आर्टिकल में पी पॉइंट कहाँ था, बाहर। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, आई नहीं आई? ठीक है। फिर हम इस पॉइंट को कहाँ ले आए थे, सगुन, इस पॉइंट को हम फिर सरफेस पे ले आए थे, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, कुछ नहीं करा था, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दिया था, क्योंकि सरफेस पे दोनों आर बराबर होंगे। अब मैं इस पॉइंट को कहाँ ले आया हूँ, इसके अंदर। अब इसके अंदर कहीं भी रख सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी, ठीक है। अब अगर अंदर पॉइंट है तो मुझे बताओ, स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, अगर पॉइंट अंदर है तो? दोनों बराबर ही होंगे अभी भी, बहुत बढ़िया, अच्छा। ये है स्मॉल आर। अब कौन बड़ा है बताओ, अब कैपिटल आर बड़ा है ना, क्योंकि कैपिटल आर तो सरफेस तक है और वो है सरफेस के अंदर, तो इसमें हमारा क्या बड़ा हो गया, कैपिटल। तो ये बात यहाँ तक। यार बराबर भी नहीं आया जो मैं उन्हीं फॉर्मूलों में कुछ कर दूं, है ना। इसका मतलब ये, इसमें तो हमें पूरा पैटर्न फिर से लगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमें नहीं पता कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है। अच्छा, आधा भी नहीं है। अब तुम कहोगे भैया बिल्कुल आधा कर दो इसे, तब भी तो अंदर रहेगा, तो भाई अंदर तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। कुछ फिक्स नहीं है स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन। हाँ, बस इतना है कि कैपिटल आर बड़ा है और स्मॉल आर छोटा है, इससे काम नहीं चलेगा। तो आपको पूरा पैटर्न स्टार्टिंग से फिर से दोबारा रिपीट करना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही आंसर ले आएंगे इसका। लेकिन लगाएंगे पैटर्न ही, लेकिन वो पैटर्न सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। वो देखते हैं क्यों। मुझे बताओ, पैटर्न लगाने के लिए सबसे पहले इस पी पॉइंट को बंद करना पड़ेगा क्या, गॉसियन सरफेस में? भाई पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, तो अब हमने आर रेडियस पे पी पॉइंट को लिया है, तो पी पॉइंट सरफेस में कट नहीं कर रहा, देखो आयुष, पी पॉइंट सरफेस से कट करके नहीं जा रहा। तो हमें क्या खींचना पड़ेगा एक, और वो गॉसियन सरफेस ऐसा हो जो पी पॉइंट को कट करके जाए, जैसे हमने पहले आर्टिकल में खींचा था नंबर 1 में।
ये देखो ये खींचा डॉट 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 डॉट, तो पी पॉइंट को कट करके जा रहा था, खींचा था, हैं, बाहर था, अब वो पॉइंट अंदर है तो हम अंदर खींच देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, वो अभी पता चल जाएगा हमें, लेकिन हम पैटर्न तो लगा सकते हैं ना, गॉसन सरफेस तो खींच सकते हैं, ठीक है। वो हमें पता चलेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, वही तो चेक कर रहे हैं, कितनी होगी या होगी भी या नहीं होगी, वो चेक करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं गॉसन सरफेस खींचूं तो कोई बुरा तो नहीं मान गया। हाँ भाई, अगर मैं ऐसे गॉसन सरफेस खींच लूं तो किसी को बुरा तो नहीं लगा। खींच तो सकते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अंदर नहीं आएगी वो तो बात की बात है, गॉसन सरफेस तो खींच सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल वैसे ही बना देता हूँ जैसे पहले था, देखो वैसे ही बना दिया मैंने, डॉट 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 डॉट, सही है यहाँ तक। अब मुझे बताइए स्टेप 1 क्या होता है। अब तुम कहोगे भैया तुम तो पूरा मेथड फिर से रिपीट कर रहे हो, देखते रहो जरा एक सेकंड। स्टेप 1 क्या होता है, जनरल मेथड से फ्लक्स, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस, यहाँ पे भी थीटा 0 होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर है ही नहीं, है ना। भाई मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज की, देखो ये बच्चे कैसे बता पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आप समझो। मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अंदर नहीं जाती, चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ रहती है, आपने सुना भी होगा, ऐसा पढ़ा भी होगा, है ना, बाहर रहती है। और निगेटिव होता तो फिर अंदर की तरफ होती, एरो पलट जाते। तो इसलिए ये बच्चे सोच रहे हैं कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो हम थीटा कैसे बताएं। ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। चलिए हम थीटा को नहीं लिख रहे हैं, थीटा को नहीं लिख रहे हैं, मान लेते हैं यही फ्लक्स आ गया, यही क्या आ गया, मान लेते हैं भाई यही फ्लक्स है, इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 क्या होती है, और फिर दोनों फ्लक्स बराबर हो जाते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट बराबर कर रहा हूं, क्या होता है गॉस लॉ, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में, दोनों चीजें बराबर आ जाती है ना, डायरेक्ट लिख लिया। मुझे बताओ क्यू इनक्लोज्ड कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यों, गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज है, माइक में बोल रहे हैं आप, ये रिकॉर्ड हो रही है बात, गलत नहीं बोल सकते। आप बताएं सुहानी, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, यानी हमें क्यू इनक्लोज लिखना है ना। आप बताइए, हाँ हाँ, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, हाँ, तो अंदर कितना है फिर, कुछ ना को क्या बोलते हैं, बनाया है ना शब्द जीरो, तो जीरो बोलो। हाँ, जीरो है अंदर चार्ज। आप बताइए, इस ये जो येलो येलो गॉसियन सरफेसेस के अंदर चार्ज कितना है, प्रियांक। अरे एक्सपर्ट नहीं बता रहे कुछ भी यार। आयुष, आयुष कितना चार्ज होगा, जीरो, बताओ। हाँ, एक एक्सपर्ट ने जीरो बता दिया है, जीरो है, क्यों है, देखो ये अब इन्होंने क्यों क्यों बताया, कोई बताएगा इन्होंने क्यों क्यों बताया, आयुष इन्होंने क्यों क्यों बताया, क्योंकि मैंने हाँ कल पढ़ाया था, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था कि सरफेस के चार्ज को सेंटर पे माना जाता है, माना जाता है, होता थोड़ी है। पूरी बात तो सुनो मेरी, हम पूछ रहे हैं सरफेस के चार्ज को सेंटर पे माना जाता है, मैंने ये बताया था, लेकिन क्या मानने से हो जाएगा क्या वो, मान तो कुछ भी सकते हैं ठीक है। तो ये वाला चार्ज, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सेंटर पे मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो चार्ज सरफेस पर ही है, बाहर ही है चार्ज, तो रियलिटी क्या कह रही है, रियलिटी तो बाहर। तो जब रियलिटी में चार्ज बाहर है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अंदर चार्ज कितना है बताइए, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, सारा चार्ज सरफेस पे है। तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी हो गई, अब ये वैल्यू अगर जीरो है, एग्जाम में ऐसे ही करके आना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, खत्म आंसर। वो जीरो क्यों आई पूरा उसको एक्सप्लेन तो करोगे नहीं करोगे, तो ऐसे एक्सप्लेन करना है।
क्योंकि अंदर चार्ज जीरो है। जब ये जीरो हुआ तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वो भी कितनी आएगी? जीरो ही आएगी। जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? चार्ज होता है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। निगेटिव है तो अंदर की तरफ, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन सरफेस पे जीरो नहीं है, आउटसाइड भी जीरो नहीं। नोट करिए। जब तक आर्टिकल में ग्राफ नहीं बनाया जाए लास्ट में तो फिर मजा नहीं आता है। तो अब हम तीनों केस को ग्राफ पे दिखाएंगे। तीनों केस कौन कौन से? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाली थी? आउटसाइड। अच्छा दिमाग लगा के बताना जरा, कौन बताएगा, देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी सर्कल के यहां बाहर, स्फेयर के। फिर हमने कहा निकाली थी? सरफेस पे। और अब कहां निकाली है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस कहां पर थी, मतलब किस पॉइंट पर होगी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड? उससे ज्यादा नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां मिलेगी? आपने तीन जगह चूज की हैं, स्फेयर के बाहर, स्फेयर के सरफेस पे और स्फेयर के अंदर। तो मैं पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगी आपको? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगी? तब तक आप इतना सोचिए, जब तक मैं ग्राफ की तैयारी कर लेता हूं बनाने की। आपको बताना है, अभी पूछूंगा मैं कहां होगी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर होगी तीनों पॉइंट में से? कर लिया आपने पता? अभी कर। ये मैंने ग्राफ की एक्सेस बना दी है, ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। और मैंने देखो समझने के लिए ऊपर स्फेयर भी बना दिया है, ताकि आपको पता चलता रहे कि अगर ग्राफ यहाँ चल रहा है तो ग्राफ कहाँ है, इसका मतलब अंदर है। ये ग्राफ में ऐसे डायग्राम नहीं बनते हैं, लेकिन मैंने क्यों बनाया है? समझने के लिए कि भाई अगर आप यहां तक चलोगे तो आप अंदर रहोगे, और जब यहां से बाहर आ जाओगे तो फिर आप बाहर आ जाओगे। समझ रहे हो ना मतलब क्या है इसका? मुझे बताओ, ये रेडियस कितनी थी? आर ही तो थी। मतलब ग्राफ के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये अंदर है कहा है। मतलब आप यहां तक जा रहे हो तो आप अंदर हो ग्राफ के, अभी सॉरी स्फेयर, स्फेयर के कहा हो? अंदर। लेकिन जहां जैसे ही इससे आगे बढ़ोगे आप फिर कहां से चले जाओगे? इसके बाहर आ जाओ। हाँ तो अभी बनाएंगे ग्राफ, लेकिन आप पहले बताइए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह थी, किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बहुत आसान सा सवाल है, एकदम से कोई भी बता देगा जिसने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया हो। क्या बताना है? गुड क्वेश्चन। वही बताना है जो आपको नहीं पता। तो नाम कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ज्यादा, बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया, पूछा है आपसे, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी सोनम? नहीं बता पा रही? बाहर सबसे ज्यादा होगी। चलिए ठीक है, एक आंसर मिला बाहर। नैतिक आप बताइए। सरफेस पे मैक्सिमम होगी। पक्का? ठीक है, आप बताइए, चलिए और देखते हैं आंसर। भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर मिल रहे हैं हमें। नंदिनी? अंदर मत बोल देना क्योंकि अंदर तो जीरो है।
ठीक है, बताइए कहाँ? बाहर, क्योंकि वो फिर सबसे यूनिक हो जाता ना। आप बताओ प्रियांक। सरफेस पे। आप बताइए। सरफेस पे। सरफेस पे सबसे मैक्सिमम होगी, बच्चे ज्यादातर सरफेस बता रहे हैं। सुहानी। आउटसाइड ज्यादा होगी, आप बताइए। आउटसाइड, आप बताइए। आउटसाइड। आपसे मैं नहीं पूछूंगा, वरना मेरा गुनाह हो जाएगा, क्योंकि आपने समझा नहीं है जैसे। हाँ नंदिनी। बाहर। सरफेस। आयुष। बाहर। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। हाँ बताओ। आउटसाइड। गुड। आउटसाइड, और कोई जाना चाहेगा आउटसाइड के साथ? मैं आउटसाइड वालों को गुड बोला मैंने, समझ जाओ आप। कोई जाना चाहेगा? कोई जाना चाहेगा आउटसाइड के साथ? और नहीं जाना चाहेगा आउटसाइड के साथ? सरफेस वाले सरफेस पे ही हैं, चलिए। किसी का आंसर इनसाइड भी है क्या? नहीं, बोल दो अभी। इनसाइड भी हो सकता है, क्या पता क्या हो। भाई मैं होता तुम्हारी जगह बैठा होता, मैं तो इनसाइड बोल देता। क्यों इनसाइड नहीं हो सकता क्या? तीन जगह है तो तीसरी जगह भी तो हो सकती है। कोई है इनसाइड वाला? सोनम, आपने क्या बताया? बाहर। चलिए। अब मुझे एक बात बताओ। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात। जो पढ़ाया है ना वही मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ। ये कोई क्यू चार्ज है सोनम, ठीक है? ये कोई प्लस का क्यू चार्ज है। सही है नहीं? सब समझते ना, जिन्होंने सरफेस बताया वो भी, जिन्होंने नहीं बताया वो भी। इससे मैं जितनी दूर जाऊंगा, मैं पहले यहाँ पे खड़ा था, फिर यहाँ खड़ा हुआ, फिर यहाँ खड़ा हुआ, फिर यहाँ खड़ा हुआ, जितनी दूर जाता जाऊंगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? इसको मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया था, अगर आपको याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाया था। मैंने कैसे समझाया था? मान लो ये लकड़ी है, और यहाँ पे क्या जल रही है? आग जल रही है। ये आग जल रही है मान लेते हैं, ठीक है? और एक पर्सन यहाँ पे खड़े होके हाथ सेक रहा है, अपने ठंडों का टाइम है मान लेते हैं। और एक पर्सन यहाँ पे खड़े होके हाथ सेक रहा है। सही है? ये दो पर्सन अलग अलग हैं, ये हाथ सेक रहा है। तो मुझे बताइए, किसको ज्यादा हीट मिल रही होगी? फायर की हीट किसको ज्यादा मिल रही होगी? और जो इसके अंदर ही बैठा होगा उससे क्या होगा? सरफेस पे आ गया, सरफेस पे। तो जो अंदर ही बैठ गया मतलब वो सरफेस पे आ गया, उसका क्या होगा? रोस्ट हो जाएगा क्या थोड़ी देर बाद? रोस्ट, रोस्ट फ्राई बन जाएगा उसका, है ना? मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, मतलब फायर कहाँ फील्ड हो रही है? फायर के अंदर, यानी सरफेस पे। और फिर जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, तो फायर की जो हीट है वो कम होती जा रही है। अब इसको आप कंपेयर कर पा रहे हो इससे? आप जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं सरफेस से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आर जो होता है वो नीचे होता है। देखिए, ये देखो नीचे आर, नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो ऊपर वाली वैल्यू घटती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। सही है? तो जो बता रहे हैं आउटसाइड बढ़ेगी, तो आउटसाइड तो पहली बात कुछ फिक्स ही नहीं है। आउटसाइड कहाँ बता रहे हो आप? कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी आउटसाइड? यहाँ बता रहे हो, यहाँ बता रहे हो, यहाँ आउटसाइड तो बहुत सारे जगह। आउटसाइड तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। फायर की इंटेंसिटी जैसे जैसे दूर जाओगे कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा कहाँ थी? सरफेस पे। यानी जब आप यहां होगे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब आप होगे यहां पर पी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अच्छा, अंदर अगर हम आ जाएं इसके, तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई थी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। मैक्सिमम कहां पर है? सरफेस पर। और फिर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, डिक्रीज करेगी। बात समझ में आ गई? ग्राफ समझ में आया? आप कैसे बनाना है बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में तो क्या है, जीरो के लिए तो ग्राफ ऐसे ही बन जाता है नीचे ही। बताइए, कोई उठता है क्या ग्राफ? नहीं। तो जीरो, तो ये ग्राफ हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का ग्राफ। लेकिन सरफेस पर मैक्सिमम बनेगा तो सरफेस पे ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम में सरफेस पे आ गए आप। ये मैक्सिमम में मान लेते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये आर बता रहा है ना, समझ रहे हो ना? ये वाली एक्सिस क्या बता रही है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाली एक्सिस क्या बता रही है? डिस्टेंस। यहां से यहां तक गए थे हम, कैपिटल आर तक, तो हम अंदर ही थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? जैसे ही सरफेस पे आए मैक्सिमम हो गई। अब क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि अब आप जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी।
और जो डिक्रीज करेगी तो हम ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ स्लोप में डिक्रीज करेगा, स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज नहीं करेगा। बात समझ में आ गई पंडित जी? स्लोप में, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, स्लोप में जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे। सिंपल आर होता ना, देखो ये भी समझ लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। अगर यहाँ क्यू अपॉन आर होता तब भी डिक्रीज करती, लेकिन स्ट्रेट लाइन में करती। तुम सोच रहे हो कि भैया तुमने डिक्रीज किया तो ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे डिक्रीज करा दो ना सीधे सीधे लाइन में, ये भी तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन आप ऐसे 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 लहरें क्यों ले रहे हो? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है बताइए, आर स्क्वायर का ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनता है। कैसा? एक्सपोनेंशियल। मैथ्स में अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, और सिंपल अगर आर होता तो स्ट्रेट लाइन जाता। कैसा जाता? तो हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंट में डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई? ग्राफ समझ में आया? नोट करिए जल्दी। देखिए, तो मैंने जो आर्टिकल आपको 6 में से इंपॉर्टेंट बताए हैं वो कौन कौन से थे, याद है ना? है भी इसमें नहीं है? हाँ, ये हमारे टोटल 6 एप्लीकेशन है गॉस के, जिसमें हमने अभी 5 वाला कंप्लीट किया है। मैंने बताया था आपको फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। लेकिन कराए हमने सारे, ऐसा नहीं कि 3 और 4 छुड़वा दिया, नहीं, वो भी कराया है। आ जाएगा, जो बच्चे ज्यादा नंबर लाना चाह रहे हैं वो सारा करके जाएंगे। सारा करोगे तो सारे नंबर, आधा करोगे तो आधे नंबर। वो गुड़ में जितना, वो क्या, वो कहावत क्या है, वो उल्टा बोल दिया, दूध में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। तो फिजिक्स दूध है और गुड़ आपकी मेहनत, जितनी कर लोगे उतने नंबर। ठीक है, अब ये 6 वाला बस बचा है, इसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अभी दिखाई नहीं रहा है कुछ, हम ये सब पहले से है। कभी कभी क्या होता है, पेपर न्यूमेरिकल वाइज बन जाता है, तो आर्टिकल्स के भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। अब ये आर्टिकल तो अच्छा था, लेकिन पेपर न्यूमेरिकल वाइज आ गया है, और इस आर्टिकल का न्यूमेरिकल दे रखा है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत आसान है। देखो, मैं तो ये मानता हूं, अगर न्यूमेरिकल आया है ना तो आर्टिकल से जल्दी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल सबसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके लिए कैलकुलेशन आनी चाहिए, और फिजिक्स में कोई इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं बनती है, गुणा भाग जोड़ घटा होती है, जो आप नर्सरी क्लास से करते आ रहे हो, जब आपकी ऐसी नाक निकलती है तब से करते, एक और एक दो करते थे ना, फिर नाक रुमाल से साफ करते थे, फिर करते थे 2 और 1 3, तब से करते आ रहे हो, और आज 12 साल हो गए, 12 साल तक आप जोड़ घटा गुणा भाग करते आ रहे हो, तो वो करनी आनी चाहिए, पहली बात। अब इस वाले आर्टिकल का अगर न्यूमेरिकल करना है, तो ये जो फॉर्मूले आए हैं, ये ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। पता चला न्यूमेरिकल आया है, अब तुम तो फॉर्मूले याद नहीं है, पहले मैं आर्टिकल कर लेता हूँ, तो आधे घंटे आर्टिकल करने में लगेगा, फिर उसके फॉर्मूले पे लेंगे, फिर आधा घंटा सवाल करने में लगेगा। नहीं, मैंने बता दिया, जितने भी एप्लीकेशन है ये जितने भी एप्लीकेशन है, इन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले अलग अलग आए हैं, सारे डायरेक्ट याद होने चाहिए, डायरेक्ट, अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो। बात समझ में आ रही है? और हर आर्टिकल का जरूरी नहीं है आर्टिकल ही आएगा, ये जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताए जरूरी नहीं यही आएंगे, इनके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, लेकिन आते इनमें से, या तो न्यूमेरिकल या इनका आर्टिकल। तो तैयारी पूरी लेकर चलनी है, यही नहीं कि केवल आर्टिकल आर्टिकल करके चले गए। ठीक है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसका दे रखा है, जो हमने अभी कंप्लीट किया है ना, ये सरफेस वाला, इसको दे रखा है। वो क्वेश्चन आप नोट कर लें अभी, मैं कल कराऊंगा उसको, जो कर लाएगा वो अच्छी बात है, जो नहीं होगा वो कल, उसको कल कराऊंगा। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लगा देता हूँ। क्या क्या? देखो, इस क्वेश्चन को हम ट्राई कर लेंगे, ये हमारा एनसीईआरटी का 1.20 क्वेश्चन है, तो कल कराएंगे, आप होमवर्क से ट्राई करके लाओ।